प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी नाभिकीय रसायन की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत रेडियो एक्टिवता की पहचान के बारे में अध्ययन करेंगे। रेडियो एक्टिवता की पहचान की बहुत सी विधियां हैं, जैसे विद्युतदर्शी विधि, अब्रकोष्ठ विधि, प्रस्फुरण गणित्र विधि और गाइगर मुलर काउंटर मेथड। तो विद्युतदर्शी विधि और बूंद कोष्ठ विधि आपके कोर्स में नहीं है। इस हमारे पास आपके कोर्स में जो विधि है वो हैं दो विधियां आपके कोर्स में हैं। एक है गाइगर मुलर काउंटर मेथड और दूसरा है विल्सन अब्रकोष्ठ मेथड। गाइगर मुलर काउंटर में तांबे या निकिल की एक सिलेंडर सी होती है जो एक तरफ से अब्रक की चादर के द्वारा बंद होती है। सिलेंडर के मध्य में, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक टंगस्टन का तार W लगा हुआ होता है जिसको सिलेंडर की सहायता से विद्युत रोधी बना दिया जाता है। धातु का ये तार 1500 वोल्ट पर रखा हुआ होता है और ये तार एनोड का काम करता है और पूरा तांबे का जो सिलेंडर है वो कैथोड का काम करता है। सिलेंडर में आयनित होने वाली गैस आर्गन या एल्कोहल वेपर होती है जिसको 2 से 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर पर इस सिलेंडर के अंदर भरा हुआ होता है। अब जिस पदार्थ की रेडियो एक्टिवता ज्ञात करनी होती है उसे सिलेंडर में बाहर अब्रक की खिड़की, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये विंडो से इसके अंदर डाला जाता है। जब पदार्थ से रेडियो एक्टिव किरणें सिलेंडर में प्रवेश करती हैं तब गैस आयनित हो जाती है तथा विद्युत धारा का अधिक प्रवाह होने लगता है। तो विद्युत धारा का जब अधिक प्रवाह होता है तो इसमें प्रवर्धन हो जाता है और एक अल्फा या बीटा कण से उत्पन्न विद्युत धारा के फलस्वरूप जो रीडर है उसके ऊपर नियॉन बल्ब चमकने लगते हैं और विद्युत धारा के परिमाण की रिकॉर्डिंग मैकेनिकल रजिस्टर में हो जाती है। ये पदार्थ की रेडियो एक्टिवता को बताता है। जिस पदार्थ के लिए ज़्यादा काउंट रजिस्टर R प्राप्त होते हैं उसकी रेडियो एक्टिवता उतनी ही ज़्यादा होती है। जिसमें ज़्यादा काउंट रजिस्टर होते हैं उसकी रेडियो एक्टिवता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम गाइगर मुलर काउंटर मेथड से रेडियो एक्टिवता का निर्धारण करते हैं। गाइगर मुलर काउंटर मेथड को गाइगर मुलर नामक वैज्ञानिकों ने दिया था और उन्हीं के नाम पर इसे हम गाइगर मुलर काउंटर मेथड या गाइगर मुलर गणित्र विधि कहते हैं। और इस तरह से हम इसमें रेडियो एक्टिवता का मापन करते हैं और रेडियो एक्टिवता की पहचान करते हैं। रेडियो एक्टिवता को ज्ञात का अध्ययन करने के लिए एक दूसरी है विल्सन का अब्रकोष्ठ मेथड या विल्सन्स क्लाउड चैम्बर। रेडियो एक्टिवता की पहचान करने के लिए CRT विल्सन ने 1896 में अल्फा या बीटा कण के किसी आवेशित मार्ग को ज्ञात करने के लिए एक अब्रकोष्ठ या क्लाउड चैम्बर का निर्माण किया जिसे विल्सन आयन क्लाउड चैम्बर मेथड कहते हैं। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि धूल के कण की अनुपस्थिति में पानी की वाष्प संघनित नहीं होती, परंतु जैसे ही पानी की वाष्प कब संघनित होती है, जब धूल का कण होता है, परंतु यदि डस्ट पार्टिकल ना होगा तो पानी की वाष्प संघनित नहीं होगी। परंतु जब कोई रेडियो एक्टिव कण अल्फा या गामा कण ऐसे कक्ष के अंदर भेज दिया जाएगा तो वो इसमें आयनित हो जाता है और ये आयनित कण के कारण से जल वाष्प संघनित हो जाती है और जल वाष्प को संघनित करने के लिए ये आयनित कण किसका काम करते हैं? नाभिक का काम करते हैं और जल वाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है और ये एक क्लाउड या बादल की तरह से दिखाई देते हैं। इनमें दिखाई देने वाली छोटी छोटी जल वाष्प की बूंदों को उपरोक्त परिस्थिति में
ऊपर कैमरा लगा करके उससे उसका फोटोग्राफ खींच लिया जाता है तथा इन जल बिंदुओं का मार्ग वास्तव में जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है या जो आपको मार्ग दिखाई देता है वो वास्तव में अल्फा या बीटा विकिरणों का मार्ग होता है। तो जिस तरह से आप समझें कि वातावरण में या एनवायरनमेंट में बादल बढ़ने का निर्माण होता है, उसी तरह से विल्सन आयन क्लाउड चैम्बर में अल्फा या बीटा कण की उपस्थिति में क्लाउड फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। और एनवायरनमेंट में धूल की उपस्थिति में जलवाष्प संघनित होकर के बादल बनाती है और यहाँ पर अल्फा और बीटा कण की उपस्थिति में वाष्प संघनित होकर के और जो है वो कंडेंस होकर के अल्फा और बीटा कण का पाथ को दिखाती है। तो इस तरह से उस पाथ को हम कैमरे की सहायता से चित्रित कर सकते हैं। जब हम इसके उपकरण के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके अभ्रकोष्ठ के लिए यहाँ पर हवा और जलवाष्प के साथ सुपर सैचुरेटेड अवस्था में वाष्प जो है वो विद्यमान होती है। एक कांच का बना हुआ बड़ा सा चैम्बर होता है और इस चैम्बर को हम अभ्रकोष्ठ कहते हैं। इस अभ्रकोष्ठ में हवा जलवाष्प के साथ अति संतृप्त अवस्था में यानी सुपर सैचुरेटेड होती है। यहाँ पर मतलब जितनी एक संतृप्तता की अवस्था है उससे ज़्यादा मात्रा में इसमें उपस्थित होती है। इसके नीचे एक पिस्टन पी लगा हुआ होता है जिसको नीचे गिराने पर हवा के रुद्धोष्म प्रसार से तापमान कम हो जाता है तथा जलवाष्प के साथ जो जलवाष्प आयनित पदार्थ के साथ सुपर सैचुरेटेड हो सकती है। कोष्ठ में उपस्थित जलवाष्प का संघनन तब होगा जब कोई भी आयनन कक्ष में प्रवेशित हो या निर्मित हो। अतः अल्फा कण स्रोत ई से इसमें प्रवेश कराया जाता है। स्रोत को खिड़की या विंडो के द्वारा अंदर एंटर कराया जाता है। जैसे ही वो स्रोत से खिड़की से होते हुए एंटर करता है या उसके अंदर प्रवेश करता है तो वो उसमें उपस्थित हवा को आयनीकृत कर देता है जिससे निर्मित आयन जलवाष्प के संघनन के लिए नाभिक का काम करता है और जलवाष्प संघनित होने लगती है या वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाती हैं। प्रत्येक रेडियोएक्टिव कण आयनों का एक पाथ बनाता है या मार्ग बनाता है जिस पर जलवाष्प संघनित होती है और उस संघनित वाष्प के मार्ग को उपयुक्त प्रकाश स्रोत एस की उपस्थिति में चलायमान कैमरे के द्वारा नोट कर लिया जाता है। प्रत्येक बार जब पिस्टन को नीचे गिराया जाता है तथा तत्पश्चात फोटोग्राफ लेने के बाद कोष्ठ को आवेशित कणों से मुक्त कर दिया जाता है। यह कार्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में भी कर लिया जाता है। मुक्त होने के बाद वापस कक्ष प्रयोग के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। विल्सन के अभ्रकोष्ठ में जलवाष्प की जगह एथेनॉल प्रोपेनॉल भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एथेनॉल प्रोपेनॉल की वाष्प आसानी से संघनित हो जाती है। इनके लिए हवा के कम प्रसार की ज़रूरत होती है। हवा की जगह या एयर की जगह पर आर्गन गैस को भी कम दाब पर भर सकते हैं। उच्च ऊर्जा के कणों के लिए उच्च दाब को प्रयुक्त करते हैं। कम दाब पर ऐसे कण कोष्ठ से बाहर निकल जाते हैं और गैस आयनीकृत नहीं होता, अतः उच्च दाब प्रयुक्त करना पड़ता है, तभी उसके कण का मार्ग पहचाना जा सकता है। जब यह विकिरण पदार्थ में से गुजरते हैं तो पदार्थ के परमाणुओं को आयनीकृत करते हैं और धीरे धीरे इनकी ऊर्जा कम होती जाती है। आयनीकरण की क्षमता अल्फा कणों की सबसे ज़्यादा होती है, बीटा की उसके कम और गामा कणों की सबसे कम होती है। यदि हम अभ्रकोष्ठ में कणों के पाथ को देखते हैं तो अल्फा कण हमेशा छोटे और सीधे पाथ के साथ चलते हैं
और बराबर लंबाई का पाथ प्राप्त होता है। परंतु बीटा कण के लिए लंबा पाथ, लंबा रास्ता होता है, पतला होता है और जिगजैग मोशन होता है। गामा विकिरण में चूंकि दुर्बल आयनन क्षमता होती है, अतः वे किसी प्रकार का पाथ नहीं बना पाते। अतः जलवाष्प के संघनन के मार्ग के लिए फोटोग्राफ में के प्रकार के आधार पर विकिरणों की पहचान की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन करने की दो और रेडियो एक्टिविटी की पहचान करने की दो विधियाँ हैं, एक गाइगर मूलर काउंटर मेथड और दूसरी विल्सन आयन क्लाउड चैम्बर मेथड। गाइगर मूलर काउंटर मेथड देखने में छोटी है परंतु काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे क्वांटिटी कितनी है उसको भी एक्यूरेसी के द्वारा नापा जा सकता है, क्योंकि इसके नियॉन बल्ब में कितना नियॉन बल्ब चमक रहे हैं और रिकॉर्डर में कितनी रीडिंग आ रही है उसके द्वारा हमें उसकी एक्यूरेट रेडियो एक्टिविटी की क्षमता के बारे में पता चल जाता है। तो इस तरह से हमने आज रेडियो एक्टिविटी की पहचान करने की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।